ऋग्वैदिक काल का भारत एक ऐसा समाज था जो काफी हद तक खुला था, कर्म पर आधारित था। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। जब सभ्यता गंगा यमुना की उपजाऊ घाटियों में पहुंचती है तो सब कुछ बदल जाता है। यह कहानी है उत्तर वैदिक काल की, एक ऐसा दौर जिसने भारतीय समाज को हमेशा के लिए एक नया रूप दे दिया। तो चलिए इस महान परिवर्तन को समझते हैं। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल छिपा है। एक समाज जो पहले कर्म को मानता था, वो अचानक जन्म पर आधारित कैसे हो गया? मतलब जो समाज पहले फ्लेक्सिबल था, वो इतना रिजिड, इतना कठोर कैसे बन गया? आखिर इस जबरदस्त बदलाव के पीछे कारण क्या था? तो ये बदलाव शुरू कहाँ से हुआ? इसकी जड़ें एक बहुत बड़े भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल शिफ्ट में छिपी हैं। देखिए, जब आर्य सभ्यता इस नई संसाधनों से भरी जमीन पर आई तो जिंदगी की चुनौतियां ही बदल गईं। अब सवाल सिर्फ जिंदा रहने का नहीं था, बल्कि सवाल था जमीन, उत्पादन और शक्ति को कंट्रोल करने का। और यहीं से एक नए युग का जन्म हुआ। इस नई जमीन की पूरी क्षमता को, इसके पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए एक तकनीकी क्रांति की जरूरत थी। और वो क्रांति एक धातु से आई। तो सवाल ये है कि वो कौन सा एक आविष्कार था, वो कौन सी एक चीज थी जिसने इतने गहरे सामाजिक बदलाव को जन्म दे दिया, जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया? जवाब है लोहा। जी हां, आयरन। इस युग को डिफाइन करने वाली तकनीक थी लोहे का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल। ये सिर्फ एक धातु नहीं थी, ये एक क्रांति थी जिसने हर चीज को बदल कर रख दिया। इसका कनेक्शन बहुत सीधा है। लोहे के औजारों से पहली बार बड़े पैमाने पर खेती मुमकिन हुई। जंगलों को साफ किया गया, कठोर जमीन को जोता गया और नतीजा कृषि अधिशेष। मतलब पहली बार समाज के पास अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज था। और ये जो सरप्लस था ना, यही असली टर्निंग पॉइंट था। सोचिए, जब किसी समाज के पास पेट भरने से ज्यादा अनाज होता है, तभी तो टैक्स, व्यापार और एक संगठित राज्य जैसी कॉम्प्लेक्स चीजें बन पाती हैं। अब इस आर्थिक बदलाव ने जन्म दिया एक नई सामाजिक संरचना को, एक ऐसी संरचना जिसने समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। समाज को 4 वर्णों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन सबसे जरूरी और सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अब किसी की हैसियत उसके काम से नहीं, बल्कि उसके जन्म से तय होती थी। इस जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का सीधा नतीजा ये हुआ कि सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी लगभग खत्म हो गई। मतलब आप जिस वर्ण में पैदा हुए उसी में रहेंगे। यहीं से स्थायी सामाजिक असमानता की शुरुआत हुई। जाति व्यवस्था के कठोर होने के साथ साथ महिलाओं की आज़ादी और उनकी स्थिति में भी ऋग्वैदिक काल के मुकाबले भारी गिरावट देखी गई। उनके लिए शिक्षा के मौके कम हो गए और उन्हें राजनीतिक जीवन से भी बाहर कर दिया गया। अच्छा, इस नए सामाजिक ढांचे के अंदर जिंदगी में एक अनुशासन और व्यवस्था लाने की कोशिश के तौर पर आश्रम व्यवस्था की स्थापना हुई। ये मुख्य रूप से उच्च वर्णों के लिए जीवन के 4 चरणों का एक आदर्श रास्ता था। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। देखते हैं कि इस नए युग का आर्थिक इंजन क्या था, जो कृषि और नए तरह के शिल्पों पर टिका था। अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। कृषि अब इसका केंद्र बन गई थी, लगभग 70%। और पशुपालन, जो कभी मुख्य आधार हुआ करता था, अब सिमटकर सिर्फ एक सहायक भूमिका में आ गया था। एक बसे हुए समाज जहां खेती से जरूरतें पूरी हो रही थीं, उसके कारण कई नए और विशेष शिल्प भी विकसित हुए। इससे समाज में प्रोफेशनल डिवीजन और भी गहरा हो गया। तो आखिर इस इतने बड़े परिवर्तन वाले युग ने पीछे क्या छोड़ा? इसकी विरासत काफी जटिल है और अक्सर विरोधाभासों से भरी हुई है। इन बदलावों के मुख्य नतीजे क्या रहे? पॉलिटिकली, कबीलों की जगह अब बड़े-बड़े राज्यों ने ले ली। सोशली, समाज में ब्राह्मणों का दबदबा बढ़ा और इससे जो तनाव पैदा हुआ, उसने आगे चलकर वर्ग संघर्ष की संभावना पैदा की। और धार्मिक तौर पर इसी असंतोष ने बौद्ध और जैन धर्म जैसे प्रमुख सुधार आंदोलनों को हवा दी। ये एक लाइन उत्तर वैदिक युग की विरासत के मूल विरोधाभास को शायद सबसे अच्छे से बताती है। समाज में स्थिरता तो आई, लेकिन ये समानता की कीमत पर आई। उत्पादन बढ़ा, लेकिन अधिकार सीमित हो गए। हाँ, असमानता बढ़ी, लेकिन ये भी सच है कि इसी दौर ने भारतीय संस्कृति, दर्शन और सामाजिक संरचना की वो बुनियाद रखी जिसका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। और हम अपनी इस पड़ताल को एक अंतिम, सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो हमारे अतीत को हमारे आज से जोड़ता है। क्या इस ऐतिहासिक परिवर्तन से बनी नींव
आज भी हमारे समाज में किसी न किसी रूप में मौजूद है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।